हेलो स्टूडेंट, आज आपका स्वागत है नगीन बेस्ट डिजिटल चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 के वितान भाग 2 का चैप्टर 1 सिल्वर वेडिंग। सिल्वर वेडिंग बहुत ही शानदार चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे चैप्टर का नाम है सिल्वर वेडिंग। सिल्वर वेडिंग का क्या मतलब होता है, चलिए जानते हैं कि सिल्वर वेडिंग को क्या कहते हैं। किसी की मैरिज को 25 साल पूरे हो जाना, जिसे आज कल हम क्या कहते हैं, सिल्वर जुबली ऑफ मैरिज। इस चैप्टर को किसने लिखा है? मनोहर श्याम जोशी जी ने। इस चैप्टर का लेखक ने पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के विचारों को और जीने के तौर तरीकों के अंतर को स्पष्ट किया है। भाई, इस चैप्टर में लेखक का उद्देश्य क्या है, इस पाठ में क्या दिखाया गया है, क्या दर्शाया गया है, इस पाठ में क्या दिखाया गया है, समय के अंतराल को दर्शाया गया है। तो चलिए चैप्टर के जरिए हम देखते हैं कि इस पाठ में नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच में क्या दर्शाया गया है। यह चैप्टर मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखा हुआ है। चैप्टर का नाम है सिल्वर वेडिंग। चैप्टर शुरू होता है जब सेक्शन ऑफिसर वाई.डी. पंत ने आखिरी फाइल का लाल फीता बांधकर निगाह मेज से उठाई, तब दफ्तर की पुरानी दीवार घड़ी 5:25 बजा रही थी। उनकी अपनी कलाई घड़ी में 5:30 बज रहे थे। भाई, जब वाई.डी. यानी यशोधर पंत जी, पूरी कहानी उनके ऊपर ही घूमती जा रही है, आप उसको ध्यान से सुनिएगा। वाई.डी. पंत जी ने आखिरी फाइल का लाल फीता, यानी उनकी मेज पे काम करने की जो फाइलें रखी हुई थी उन पे लाल फीता बांधा और अपनी नज़रों को उठाया और दीवार पर, दफ्तर की दीवार पर टंगी हुई घड़ी में देखा 5:25 हो रहे हैं। फिर उन्होंने अपने हाथ की कलाई पर बंधी हुई घड़ी में देखा 5:30 हो रहे हैं। पंत जी ने घड़ी रोजाना सुबह शाम रेडियो समाचारों से मिलाते थे। पंत जी को, वाई.डी. पंत जी को भाई रेडियो समाचार सुनना बहुत अच्छा लगता था, तो इसलिए वो सुबह शाम अपनी घड़ी के टाइम को उस रेडियो समाचार से मिलाते रहते थे। इसलिए उन्होंने दफ्तर की घड़ी को ही सुस्त ठहराया, उन्होंने दफ्तर की घड़ी को सुस्त बताया। फाइल आउट ट्रे में डालकर उन्होंने एक निगाह अपने माथतों पर डाली। भाई, उन्होंने फाइलें जो सुबह काम करने के लिए लेके आते हैं, जाते टाइम उन्हें आउट ट्रे में डालकर उन्होंने अपनी नज़र अपने जूनियर्स पर डाली, जो उनके कारण ही 5 बजे तक के बाद भी दफ्तर में बैठने को मजबूर होते हैं, कि जो उनके कारण ही भाई वाई.डी. पंत जी ने ही उनको इतना काम दे रखा है कि वो दफ्तर में बैठने को मजबूर होते हैं, उनका काम अभी ख़त्म नहीं होता है। चलते चलते जूनियरों ने से कोई मनोरंजक बात कर दिन भर के शुष्क व्यवहार का निराकरण कर जाने की कृष्णानंद को क्या कहते हैं, कृष्णदा, उनको क्या कहते हैं शॉर्टकट में कृष्णदा। भाई, ये नाम हम अब पूरी स्टोरी में कृष्णदा नाम ही लेंगे, क्योंकि पूरी स्टोरी में इनका नाम कई बार लिया गया है। पांडे से मिली हुई परंपरा का पालन करते हुए उन्होंने कहा, भाई इसमें कहा गया है कि चलते चलते जूनियरों से, भाई जब दफ्तर की छुट्टी होती है तो चलते चलते वो अपने जूनियर से मनोरंजक यानी उनके साथ मजाक कर लेते थे। दिन भर काम करने के से वो भाई उस शुष्क व्यवहार का निराकरण कर, भाई उसको दूर करने के लिए वो थोड़ा सा मनोरंजन भी कर लिया करते थे। कृष्णदा पांडे से मिली हुई परंपरा का पालन करते हुए उन्होंने कहा, भाई ये कहाँ से मिली थी उन्हें परंपरा? कृष्णदा से, जिन्होंने उनको नौकरी दिलाई थी। कृष्णदा ने ही ये यशोधरा पंत को नौकरी दिलाई थी। आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है। भाई वाई.डी. पंत ने क्या कहा कि आप लोगों को देख देख कर यहाँ दफ्तर की घड़ी भी सुस्त हो गई है। उन्होंने मजाक में बोल दिया अपना जूनियर्स को। सीधे असिस्टेंट ग्रेड में आए गए नए छोकरे चड्डा ने, भाई असिस्टेंट ग्रेड, भाई वाई.डी. पंत से जूनियर है, नीचे काम करते थे, उन आया हुआ एक नया छोकरा था चड्डा, जिसकी चौड़ी मोरी वाली पतलून और ऊंची एडी वाले जूते पंत जी को समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होते थे। भाई वो आजकल का नौजवान था, छोकरा था, चड्डा नाम था। वो हीरोइन की तरह, हीरो की तरह कपड़े पहनता था। मोरी उसकी पैंट की मोरी होती थी चौड़ी चौड़ी पतलून की, और ऊंची ऊंची हील के उसके जूते होते थे। पर पंत जी को वो प्रॉपर नहीं लगते थे। भाई उनका उसका पहनावा प्रॉपर नहीं लगता था, इम्प्रॉपर लगता था। थोड़ी बदतमीजी सी की
भाई उसने, चड्डा ने पंत जी के साथ थोड़ी बदतमीजी की, एज यूजुअल बोला, भाई हमेशा की तरह बोला बड़े बाऊ। वो हमेशा पंत जी को बड़े बाऊ कहकर ही बुलाता था। आपने, आपकी अपनी चूहेदानी का क्या हाल है? भाई वो पंत जी की घड़ी को चूहेदानी कहता था, जिसमें से वो चूहे की दानी का मतलब, चूनेदानी का मतलब जिसमें से पान वगैरह निकालते हैं और संदूकड़ी टाइप में होती है, उनकी घड़ी ऐसी थी। भाई आपकी अपनी चूनेदानी का क्या हाल है? वक्त सही देती है क्या? वो वक्त सही दे रही है या खराब हो गई? पंत जी ने चड्डा की घृष्टता को अनदेखा किया, भाई उसकी उद्धटता को, उसके मजाक को अनदेखा किया और कहा मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है। और उन्होंने एकदम ऐसे कहा कि मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है। चड्डा ने कुछ और घृष्ट होकर पंत जी की कलाई थाम ली, भाई उन्होंने थोड़ी सी और उद्दंडता दिखा दी और पंत जी की कलाई को पकड़ लिया। इस तरह की धृष्टता को प्रकट विरोध करना यशोधर बाबू ने छोड़ दिया है। भाई इस तरह की हरकतों पर विरोध प्रकट करना यशोधरा बाबू ने छोड़ दिया था। मन ही मन वे उस जमाने की याद जरूर करते हैं। भाई अब उन्हें पता था कि नई पीढ़ी चल रही है, नए लोग नए तरीके से रहते हैं। भाई वो उस समय के जमाने, अपने जमाने की बात को याद करते हैं, जरूर करते हैं कि जब दफ्तर में वे कृष्णदा को भाई नहीं साहब कहते थे। भाई जिसे वो कृष्णदा को भाई नहीं कहते थे, दफ्तर में साहब कहते थे और समझते थे, साहब ही समझते थे। घड़ी की ओर देखकर वह बोला बाबा आदम के जमाने की है। भाई घड़ी की ओर देख के वो बोला कि ये तो, कौन बोला? कृष्णता ने यशोधरा जी को बोला कि ये तो बाबा आदम के जमाने की है, बड़े बाऊ यह तो। अच्छा अच्छा, यहाँ पे चड्डा ने यशोधरा जी को बोला कि यह घड़ी तो बाबा आदम के जमाने की है, बड़े बाऊ यह तो, उन्होंने कहा बड़े बाऊ यह तो जो घड़ी आपने पहन रखी है बाबा आदम के जमाने की है, अब तो डिजिटल ले लो। एक जापानी, भाई उस टाइम पे डिजिटल घड़ी उसको किसको कहते थे? जिस पे काउंटिंग लिखी होती थी। आज के टाइम पे तो डिजिटल, डिजिटल ही दूसरी होती है, पर उस टाइम पे डिजिटल उसको ही कहते थे जिस पे काउंटिंग लिखी होती थी। जापानी, एक जापानी सी डिजिटल वॉच ले लो, सस्ती मिल जाती है। यह घड़ी मुझे शादी में मिली थी। अब वाई डी पंत जी क्या कहते हैं कि ये घड़ी तो मुझे शादी में मिली थी। हम पुरानी चाल के, हमारी घड़ी पुरानी चाल की, भाई हम तो पुरानी चाल के आदमी हैं, पुराने टाइप के, पुरानी पीढ़ी के लोग हैं और हमारी घड़ी भी पुरानी है। अरे यही बहुत है, अब तक राइट टाइम चल रही है। वो फिर वाई डी पंत जी कहते हैं, पंत जी कहते हैं कि यही बहुत है कि अब तक राइट टाइम चल रही है। क्यों, कैसी रही? भाई बताओ कैसी रही? इस तरह के नहले पर दहला जवाब देते हुए एक हाथ आगे बढ़ा देने की परंपरा थी। भाई हाई फाई जैसे एक हाथ पे एक हाथ दे के ताली मारते हैं ना, तो इस तरह की परंपरा थी। रेमजे स्कूल अल्मोड़ा में, जहाँ से कभी यशोधरा बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। रेमजे स्कूल, स्कूल का नाम क्या था? रेमजे, अल्मोड़ा में था वो स्कूल। वहाँ से यशोधरा बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। इस तरह के आगे बढ़े हुए हाथ पर सुनने वाला बतौर दाद और अपना हाथ मारा करता था। भाई इस तरह आगे बढ़े हुए हाथ पर सुनने वाला, जैसे कोई हमारी बात को सुन रहा है और वो उसको बहुत अच्छी बात लगी, मजाक अच्छा लगा, तो वो दूसरे के सामने हाथ बढ़ाकर ऐसे हाथ पे हाथ ताली मारा करता था। और वक्ता श्रोता दोनों ठठाकर हाथ मिलाया करते थे। भाई वक्ता और श्रोता दोनों एक साथ हाथ हाथ मिलाकर मिलाया करते थे। ऐसी ही परंपरा कृष्णदा के क्वार्टर में भी थी और यही परंपरा कृष्णदा के क्वार्टर में भी थी, जहाँ रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधरा पंत नामक एक मैट्रिक पास लड़का बालक को शरण मिली थी। भाई अब यहाँ पे बताया कि यशोधरा पंत को किसने सेटल किया, किसने नौकरी दिलाई, किसने रोजी रोटी का उसका जुगाड़ करा? क्या, कौन था? कृष्णदा ने उसको नौकरी दिलाई। यशोधरा पंत जो थे वो मैट्रिक पास बालक थे जो कृष्णदा की शरण में आए थे। रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधरा पंत नामक एक मैट्रिक पास बालक को शरण मिली थी। कहाँ पर? कृष्णदा के क्वार्टर में। कभी कृष्णदा कुंवारे थे। भाई जब कृष्णदा कुंवारे थे ना, और पहाड़ से आए हुए कितने ही लड़के ठिकाना होने से पहले उनके यहाँ रह जाते थे। भाई कृष्णदा कुंवारे थे, उनके पास जगह थी, तो पहाड़ से जितने भी लड़के आते थे उनके पास कोई ठिकाना तो होता नहीं था और वो उनके पास
रुक जाते थे, यहाँ पर रहते थे। मैस जैसी थी, मिलकर लाओ, पकाओ और खाओ। भाई कृष्णदा कहते थे मैस जैसी भी है, मिलकर ले आओ सभी जने सामान और पका लो और खा लो। यशोधरा बाबू जिस समय दिल्ली आए थे उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी। यशोधरा बाबू जिस समय मैट्रिक पास कर कर दिल्ली आए थे उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी। कोशिश करने पर भी बाइस सर्विस में वह नहीं लगाए जा सके। भाई कोशिश करने पर भी वो सर्विस में नहीं लगाए जा सके। तब कृष्णदा ने उन्हें मैस का रसोइया बनाकर रख लिया, क्योंकि जब नौकरी पे तो वो जब लगाए जाते हैं ना जब उनकी उम्र पूरी होती नौकरी करने के। भाई 18 साल कम से कम उम्र होनी चाहिए, उनकी उम्र नहीं थी, 10वीं करके ही आ गए थे। कोशिश करने पर भी उन्हें सर्विस नहीं मिली तो कृष्णदा ने उन्हें मैस का रसोइया बनाकर रख लिया। यही नहीं, उन्होंने यशोधरा को 50 रुपये उधार भी दिए। भाई 50 रुपये तो उस टाइम पे इतने ज़्यादा था कि उन्होंने अपना खर्चा भी कर लिया और घर भी पैसे भेज दिए। बहुत ज़्यादा होते थे 50 रुपये उस टाइम पे। उन्होंने यशोधरा को 50 रुपये उधार भी दिए और वह अपने लिए कपड़े बनवा सके और गाँव पैसे भेज सके, इसलिए उन्होंने 50 रुपये उसको दे दिए। बाद में इन्हीं कृष्णदा ने अपने ही नीचे नौकरी दिलवाई। भाई कृष्णदा जहाँ पर नौकरी करते थे वहाँ पर अपना जूनियर उनको बनवा दिया और दफ्तरी जीवन में मार्गदर्शन किया। भाई उनको दफ्तर के में दफ्तर में काम करना सिखाया, उनको उनका मार्गदर्शन किया। किसका? यशोधरा पंत का, YD पंत का। चड्डा ने जोर से कहा, बड़े बाऊ आप किन ख्यालों में खो गए? और ये सारी बातें पंत जी अपने ख्यालों में सोच रहे थे कि पहले के टाइम पे तो ऐसे होता था। तो चड्डा जी उस समय जोर से उनको हाथ हिलाकर कहा, बड़े बाऊ आप किन ख्यालों में खो गए? मैंने पूछ रहा है कि आपकी शादी हुई कब थी, कि मैं ये भाई हम सब यह पूछ रहे हैं कि आपकी शादी कब हुई थी। यशोधरा बाबू ने सकप काकर अपना बढ़ा हुआ हाथ वापस खींचा। भाई अब थोड़ा सा हिचकिचाकर अपना बढ़ा हुआ हाथ वापस खींच लिया। मेहनत से मुखातिब होकर बोले। भाई वो एकदम इस बात से मुखातिब यानी उस बात को, मुखातिब क्या होता है कि उस बात को जानने के बाद, उस बात से परिचित होने के बाद वो बोले कि नाउ लेट मी सी आई वॉज मैरिड, कि देखो मैं मैरिड हूँ। ऑन कब मेरी शादी हुई है? ऑन 6 फरवरी 1947 में। भाई कब हुई है उनकी मैरिज? 6 फरवरी 1947 में। मैंने ने फौरन हिसाब लगाया। भाई उसने, चड्डा ने और उन्होंने सबने फौरन हिसाब लगाया और चहक कर बोले और हंसते हुए बोले, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर। भाई उन्होंने कहा कि शादी की सालगिरह आपको मुबारक हो सर। आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है, कि आज तो आपकी शादी की 25वीं सालगिरह है। शादी को पूरा 25 साल हो गए हैं। यशोधरा जी खुश होते हुए झेपे। भाई खुशी तो हुई उनको, पर वो थोड़े झेप गए, यानी अपनी खुशी को रोक लिया और झेपते हुए खुश हुए और थोड़े से झिझकते हुए खुश हुए। यह अदा उन्होंने कृष्णदा से सीखी थी। यह भी अदा उन्होंने कहाँ से सीखी थी? कृष्णदा से। चड्डा ने घंटी बजाकर चपड़ासी को बुलाया और कहा। फिर चड्डा ने क्या करा? चड्डा कौन था? यशोधरा का जूनियर। उसने दफ्तर की घंटी बजाई और चपड़ासी को बुलाया और कहा कि सुन भाई भगवान दास, चपड़ासी का नाम था भगवान दास, बड़े भाव से बड़ा नोट ले और सारे सेक्शन के लिए चाय पानी का इंतजाम कर फटाफट। उसने भगवान दास को कहा कि बड़े बाऊ यानी पंत जी से बड़ा नोट ले ले, आज उनकी सिल्वर जुबली है और सारे सेक्शन के लिए चाय पानी का इंतजाम कर ले फटाफट। यशोधरा जी बोले, अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह हम गोरे साहबों के चोचले हैं। भाई यशोधरा जी बोले चड्डा को और ऑफिस में सबको कि ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह ये सब चीज़ें तो गोरे लोगों की, साहब लोगों के चोचले हैं। हमारे यहाँ थोड़ी मानते हैं कि हम लोग ये चीज़ें थोड़ी मानते हैं, तो गोरे लोगों की चोचले हैं। चड्डा बोला, मिक्सचर मत पिलाइए गुरुदेव, हम कुछ ऐसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह थोड़ी आपको मांग रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें थोड़ी पीने के लिए मांग रहे हैं गुरुदेव। चाय मट्ठी लड्डू बस इतना ही तो सौदा है। भाई हम तो चाय मट्ठी लड्डू ही तो मांग रहे हैं आपसे, और कुछ पीने के लिए थोड़ी मांग रहे हैं।
इनमें कौन आपकी बड़ी माया निकली जानी है। भाई इन सब चीज़ों में कौन सी आपकी बड़ी माया लग जाएगी, इतना धन खत्म हो जाएगा आपका। यशोधरा बाबू ने जेब से बटुआ और बटुए में से 10 का नोट निकाला और कहा। भाई यशोधरा बाबू ने जेब से बटुआ निकाला, बटुए से 10 रुपए का नोट निकाला और कहा, आप लोग चाय पीजिए। भाई आप लोग चाय पी लीजिए। डेट तो आई टू नाइट माइंड, कि भाई मैं किसी तरह का माइंड नहीं करूँगा, लेकिन जो हमारे लोगों को में कस्टम नहीं है उस पर इंसिस्ट करना डेट में समहाउ इम्प्रॉपर फाइंड करता हूँ। भाई मैं जो चीज़ हमारे कस्टम में नहीं है, जिन लोगों को हम नहीं मानते, उनमें मैं इम्प्रॉपर कहता हूँ। चड्डा ने 10 का नोट चपड़ासी को दिया। भाई चड्डा ने 10 का नोट चपड़ासी को दे दिया भाई, और पुणे बड़े बाऊ को आगे हाथ फैला दिया। उसको बड़े बाऊ के आगे फिर से हाथ फैला दिया। एक नोट से सेक्शन का क्या बनता है। भाई एक 10 रुपए के नोट से पूरे सेक्शन का क्या बनता है, पूरे जूनियर्स का क्या होएगा। रुपए 30 हो तो चुग्गे भर का जुगाड़ करा सकेंगे। भाई अगर 30 रुपए भी होंगे तो चुग्गे भर का जुगाड़ होएगा। भाई थोड़ा थोड़ा खाने में आएगा हम सबके। सारा सेक्शन जानता है कि यशोधरा बाबू अपने बटुए में 100-150 रुपये हमेशा रखते हैं, भले ही उनका दैनिक खर्च नगण्य हो। भाई वो ये कहते हैं कि जो यशोधरा बाबू है उनका दैनिक खर्च बिल्कुल भी नहीं होता था, ना के बराबर होता था। उनके बटुए में हमेशा 100-150 रुपये रहते ही थे। और तो और बस टिकट का खर्चा भी नहीं था उनका। तो गोल मार्केट से सेक्रेटेरिएट तक पहले साइकिल पे आते जाते थे, इधर पैदल आने जाने लगे, और अब पैदल आते क्योंकि उनके बच्चे आधुनिक युवा हो चले हैं और उन्हें अपने पिता का साइकिल पर सवार होना सख्त नागवार गुजरता है। भाई उन्हें अच्छा नहीं लगता, उनके पिता अब साइकिल पर जाते हैं, उन्हें बेइज्जती लगती है। बच्चों के अनुसार साइकिल तो चपड़ासी चलाते हैं। बच्चे चाहते कि पिताजी स्कूटर ले, लेकिन पिताजी को समहाउ स्कूटर निहायत बेहुदा सवारी मालूम होती है। भाई पिताजी को तो वो नए जमाने का स्कूटर निहायती बेहुदा सवारी लगती है। उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद कि वो स्कूटर ले और उस पर सवारी करे। और कार जब अफोर्ड की नहीं जा सकती थी, और तब उसकी बात सोचना ही क्यों। भाई कार तो हम लोग अफोर्ड कर ही नहीं सकते थे, स्कूटर बेहुदा सवारी लगती थी। चड्डा के जोर देने पर बड़े बाऊ ने 10-10 के 2 नोट और निकाल कर दे दिए। भाई चड्डा ने जैसे ही जोर लगाया तो 10-10 के 2 नोट और दे दिए, लेकिन सारे सेक्शन के इसरार करने पर वह अपनी सिल्वर वेडिंग की इस दावत के लिए रुके नहीं। भाई सारा सेक्शन उनको कहने लगा कि चाय, आप भी चाय पियो यहाँ बैठकर हमारे साथ, पर वो इसे बनाने के लिए, इस दावत में रुकने के लिए तैयार नहीं थे। मातहत लोगों से चलते चलाते थोड़ा हंसी मजाक कर लेना कृष्णदा की परंपरा में है। भाई अपने जूनियर से लोगों से चलते चलते थोड़ा सा हंसी मजाक करना कृष्णदा की परंपरा में है, उन्हीं से ही मैंने इसको सीखा है। उनके साथ बैठकर चाय पीना, गप्पे गपाष्टक में वक्त बर्बाद करना उस परंपरा के विरुद्ध है। भाई कृष्णदा उनके साथ बैठकर चाय पीना और गप्पे हाँकना उनकी परंपरा के विरुद्ध था। इधर यशोधरा बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज बिड़ला मंदिर जाने और उसके उद्यान में बैठकर कोई प्रवचन सुनने अथवा स्वयं ही प्रभु का ध्यान लगाने की नई रीत अपनाई है। भाई यशोधरा बाबू ने एक नई रीत अपना ली। अब क्या रीत अपनाई है कि रोज दफ्तर से छुट्टी के बाद बिड़ला मंदिर जाएंगे। वो दिल्ली में रहते थे, बिड़ला मंदिर जाएंगे और उद्यान में, वहाँ के पार्क में बैठकर कोई प्रवचन सुनेंगे और स्वयं ही प्रभु के ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे। यह नई रीत उन्होंने लगा ली। यह बात उनके पत्नी और बच्चों को बहुत अखरती है। भाई यह बात उनकी पत्नी और बच्चों को अच्छी नहीं लगी, खटकने लगी उन्हें। बप्पा आप कोई बूढ़े थोड़ी हैं। उनके बच्चे कहते कि पिताजी आप कोई बूढ़े थोड़ी हो जो रोज रोज मंदिर जाएं और इतने ज़्यादा व्रत करें। उनकी पत्नी भी कहती है कि आप कोई बूढ़े थोड़ी हो, रोज रोज मंदिर में जाते हो और इतने इतने ज़्यादा व्रत करते हो और इतने योग साधना करते हो। ऐसा कहते हैं वे। यशोधरा बाबू क्या कहते हैं, इस आलोचना को अनसुना कर देते हैं। भाई उनके बीवी बच्चे उनको कहते हैं इस तरह, और इस बात को यशोधरा बाबू सुन के अनसुना कर देते हैं। सिद्धांत के धनी की कृष्णदा के अनुसार यही निशानी है।
भाई वो कृष्णदा के सिद्धांतों के ऊपर चलते थे, सिद्धांत के धनी थे कृष्णदा। वो अपने सिद्धांतों को तोड़ते नहीं थे और वो उन्हीं के सिद्धांतों के अनुसार चलते हैं, यही उनकी निशानी है। बिड़ला मंदिर से उठकर यशोधरा बाबू पहाड़गंज जाते हैं। बिड़ला मंदिर से उठकर यशोधरा बाबू कहाँ जाते हैं? बिड़ला मंदिर से उठकर यशोधरा बाबू जब वो अपनी योग साधना कर लेते हैं, मंदिर में घूम लेते हैं, सब कुछ व्रत वगैरह रोज मंदिर में जाकर अपनी नित्य कर लेते हैं, तो उसके बाद वो पहाड़गंज जाते हैं और घर के लिए साग सब्जी खरीद लाते हैं। वो कहाँ जाते हैं? पहाड़गंज की सब्जी मंडी में, और वहां से घर के लिए सब्जियों को खरीद कर लाते हैं। किसी से मिलना मिलाना हो तो वह इसी समय पर कर लेते हैं। भाई छुट्टी के बाद किसी से मिलना मिलाना हो, पहले वो बिड़ला मंदिर जाते हैं, फिर वो साधना करते हैं, फिर वो पहाड़गंज की सब्जी मंडी मार्केट जाते हैं, वहाँ से सब्जियों को घर के लिए सब्जियाँ खरीदते हैं। फिर किसी मित्र से या किसी से मिलना हो तो वो इसी समय पर करते थे। तो भले ही दफ्तर 5 बजे छूटता हो, पर वो घर तो 8 बजे से पहले नहीं पहुँचते थे। भाई 5 बजे छुट्टी हो जाती है, घर बजे वो 8 बजे वो घर पहुँचते हैं। वो ये पूरा 5, और घर उनका दफ्तर के पास ही होता था। ऐसे नहीं कि 4 घंटे लगते घर पहुँचने में, वो 4 घंटे वो इधर उधर ये काम करने में गुजार देते थे। आज बिड़ला मंदिर जाते हुए यशोधरा बाबू की निगाहें उस अहाते पर पड़ी जिसमें कभी कृष्णदा का 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था। भाई जब आज वो बिड़ला मंदिर जा रहे थे ना, यशोधरा बाबू की नज़र उस अहाते पर पड़ी, उस जगह पर पड़ी जिसमें कभी कृष्णदा का 3 बेडरूम क्वार्टर हुआ करता था, जिस पर इन दिनों एक 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही है। भाई जिस जगह पर 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता, आज उस पर 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही है। इधर से गुजरते हुए कभी के DIZ एरिया की बदलती शक्ल देखकर यशोधरा बाबू को बुरा सा लगता है। भाई आज के समय में इधर से मैं गुजरता हूँ तो DIZ एरिया की बदलती शक्ल को देखकर यशोधरा बाबू को बहुत बुरा लगता है। भाई समय इतना बदल गया है। ये लोग सारा गोल मार्केट क्षेत्र तोड़कर यहाँ 1 मंजिला क्वार्टरों की जगह पर ऊंची ऊंची इमारतें बना रहे हैं। भाई लोग जो हैं सारी गोल मार्केट क्षेत्र को तोड़कर, गोल मार्केट होती थी उसको क्षेत्र को तोड़कर 1 मंजिल क्वार्टरों की जगह ऊंची ऊंची इमारतें बना रहे हैं। यशोधरा बाबू को पता नहीं कि वे लोग ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। भाई यशोधरा बाबू को तो पता ही नहीं कि लोग ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। उन्हें यह जरूर पता है कि उनकी यादों में गोल मार्केट के ठाए जाने का गम मनाने के लिए उनका इस क्षेत्र में डटे रहना निहायत जरूरी है। भाई उनका गोल मार्केट के साथ इतना गहरा संबंध है क्योंकि जब वो पहली बार दिल्ली आए थे, गोल मार्केट में कृष्णदा के पास ही वो रहे थे। उनके गोल मार्केट के ढहाए जाने का गम उनको मनाने के लिए इस क्षेत्र में डटे रहना बहुत जरूरी है। भाई वहाँ पे को भाई पंत जी वहाँ पर डटे रहेंगे तभी तो गोल मार्केट की सारी यादें उनकी उजागर होगी। उन्हें एड यूसगंज, लक्ष्मीबाई नगर, पंडारा रोड आदि नई बस्तियों में पद की गरिमा के अनुरूप D2 टाइप क्वार्टर मिलने की अच्छी खबर कई बार आई है, और मगर हर बार उन्होंने गोल मार्केट छोड़ने से इनकार कर दिया। भाई उन्हें ना एड्यूगंज और लक्ष्मीबाई नगर, पंडारा रोड आदि नई बस्तियों, बहुत जो नई नई बस्तियां बनी हैं बाद में, उसमें पद की गरिमा के अनुरूप, यानी जिस पद पे वो अपने ऑफिस में दफ्तर में काम करते थे, D2 टाइप क्वार्टर मिलने के, भाई ऑफिस में बड़े सीनियर्स को क्वार्टर्स मिलते थे गवर्नमेंट की तरफ से रहने के लिए, तो वहाँ पर क्वार्टर मिलने की अच्छी खबर कई बार आई है, मगर हर बार उन्होंने गोल मार्केट को छोड़ने से इनकार कर दिया, कि वो क्वार्टर में जाने से मना कर दिया। जब उनका क्वार्टर टूटने का नंबर आया, भाई गोल मार्केट में जो उनका क्वार्टर था वो टूटने का नंबर आया, तब भी उन्होंने इस क्षेत्र की इन बस्तियों में बचे हुए क्वार्टरों में एक अपने नए नाम का अलॉट करा लिया। भाई जब गोल मार्केट में जब उनका जो क्वार्टर है ना वो टूटने का नंबर आया, तो जो बचे हुए क्वार्टर रह गए थे उसमें एक क्वार्टर अपने नाम का अलॉट करा लिया। पत्नी के यह पूछने पर कि जब यह भी टूट जाएगा तो क्या करोगे, पत्नी ने एकदम फिर अपने पति से पूछा, पंत जी से पूछा कि जब यह क्वार्टर भी टूट जाएगा तो फिर क्या करोगे।
उन्होंने कहा तब की तब देखी जाएगी। भाई तब की तब देखेंगे, अभी तो टूटा तो नहीं, अभी हम यहाँ से नहीं जाएंगे, यहाँ इस क्वार्टर के साथ हमारी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। कहाँ और उसी तरह मुस्कुराए जिस तरह कृष्णदा यही फिक्रा कहकर मुस्कुराते थे। भाई वो कृष्णदा के सिद्धांतों पर चलते थे, कृष्णदा की एक एक बात को फॉलो करते थे। उन्होंने कृष्णदा की तरह ही कहा, मुस्कुराए, और फिर क्योंकि यही बातें कृष्णदा बेफिक्रा होकर कहकर मुस्कुराते रहते थे और उसी तरह ही वो मुस्कुराए। सच तो यह है कि पिछले कई वर्षों से यशोधरा बाबू का अपनी पत्नी और बच्चों से हर छोटी बड़ी बात में मतभेद होने लगा है। भाई कई सालों से यशोधरा बाबू का अपनी पत्नी और बच्चों से छोटी छोटी बातों पर मतभेद होने लगता है, बहस होने लगती है, क्योंकि नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी में सोच का फर्क आने लग गया था। इसी वजह से वे घर जल्दी लौटना पसंद नहीं करते थे कि घर जाएंगे फिर बहस हो गई एक दूसरे के साथ, इसलिए वो 5 बजे छुट्टी होने के बाद 8 बजे तक अपने कार्य करते रहते थे। जब तक बच्चे छोटे थे तब तक तो उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद कर सकते थे। भाई बच्चे छोटे थे तो वो घर आके उनको पढ़ा लिखा दिया करते थे और काम चल जाता था। अब बड़ा लड़का एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी पा गया। जो उनका बड़ा लड़का था वो विज्ञापन संस्था में नौकरी कर रहा था। यद्यपि समहाउ ये हमेशा की तरह यशोधरा बाबू को अपने साधारण पुत्र को असाधारण वेतन देने वाली यह नौकरी कुछ समझ में नहीं आती थी। भाई उसका पुत्र तो साधारण सा था और उसको वेतन इतना ज़्यादा मिलता था कि यह नौकरी भी उन्हें समझ नहीं आती थी। वे कहते हैं कि 1,500 रुपया तो हमें अब रिटायरमेंट के पास पहुंचकर मिला है। शुरू में ही 1,500 रुपया देने वाली इस नौकरी में जरूर कुछ पैंच होगा। भाई मेरे बेटे को शुरू में ही 1,500 रुपये देने वाली नौकरी में कुछ तो गड़बड़ होगी। हमें तो 1,500 रुपया अब रिटायरमेंट के टाइम पर मिल रहे हैं और उसे स्टार्टिंग में ही 1,500 रुपये मिल रहे हैं। यशोधरा जी का दूसरा बेटा दूसरी बार IAS देने की तैयारी कर रहा है और यशोधरा बाबू के लिए यह समझ सकना असंभव है कि जब यह पिछले साल एलाइड सर्विसेज की सूची में माना काफ़ी नीचे आ गया था, तब इसने ज्वाइन करने से इनकार क्यों कर दिया था। भाई उन्हें यह नहीं समझ आ रहा था, जब उनकी भाई जब रिजल्ट निकला उस सूची में इसका नाम नीचे काफ़ी नीचे आ गया था, आया जरूर था पर काफ़ी नीचे था, तब इसने ज्वाइन करने से इनकार क्यों कर दिया। उनका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया था और उनकी एकमात्र बेटी न केवल तमाम प्रस्तावित कर वर्ष ऐसे विकार करती चली जा रही थी। भाई हर विवाह के लिए हर वर्ग को ऐसे विकार ही करती थी, मना कर देती थी, किसी के लिए हाँ ही नहीं करती थी, बल्कि डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए वे स्वयं भी अमेरिका चले जाने की धमकी दे रही है। भाई वो भी कहती है कि मैं डॉक्टरी की शिक्षा लेने के लिए अमेरिका चली जाऊंगी। यशोधर बाबू जहाँ बच्चों की इस तरक्की से खुश होते हैं वहाँ समहाउ यह भी अनुभव नहीं करते हैं कि वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा कर दे। भाई वो ये कहते हैं वो अपने बच्चों की तरक्की पर खुश भी होते थे, पर उन्हें हमेशा की तरह यह अनुभव होता था कि ऐसी खुशी किस काम की जो अपनों को परायापन पैदा कर दे, अपनों से पराया करते। अपने बच्चों द्वारा गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा उन्हें समहाउ जचती नहीं। एनीवे जनरेशनों के में गैप तो होता ही है, सुना है, ऐसा कहकर स्वयं को दिलासा देता है पिता। भाई जो पंत जी है वो अपने आप को दिलासा देते हैं कि कोई बात नहीं, जनरेशन में गैप तो होता ही है, ऐसा हमने सुना है और ऐसी कोई बात नहीं है कि मेरे बच्चे भी इस तरह कर रहे हैं तो मेरे साथ। वो उस चीज़ को गलत नहीं मानता कि उसकी और उनके बच्चों के बीच में जनरेशन का गैप आ गया है। अपने बच्चों द्वारा गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा उन्हें अच्छी नहीं लगती थी। यद्यपि यशोधर बाबू की पत्नी अपने मूल संस्कारों से किसी भी तरह आधुनिक नहीं है। भाई यशोधर बाबू की पत्नी कोई अपने संस्कारों से आधुनिक नहीं है, वो भी पुराने रीति रिवाजों वाली और पुराने संस्कारों वाली है। तथापि बच्चों की तरफदारी करने में मात्र सुलभ मजबूरी ने उन्हें भी मोड़ बना डाला है। भाई उनकी माँ कोई संस्कारों से आधुनिक नहीं है, पर बच्चों की तरफदारी करने में मातृ सुलभ यानी बच्चों की हर बार
माँ बनकर उनका साथ देने की मजबूरी ने उन्हें मॉडर्न बना दिया है, मोड बना दिया यानी मॉडर्न बना दिया है। कुछ समय यह भी है कि जिस समय उनकी शादी हुई थी यशोधर बाबू के साथ गांव से आए ताऊजी और उनके 2 विवाहित बेटे भी रहा करते थे। इस संयुक्त परिवार में पीछे ही पीछे बहुओं में गजब के तनाव थे। भाई ये बहुत बड़ा संयुक्त परिवार हो गया, ताऊजी के 2 विवाहित बेटे भी रहने लगे और ये परिवार संयुक्त बन गया। और पीछे ही पीछे बहुओं में गजब तनाव भी था, इन बहुओं में आपस में तनाव भी रहने लग गया था। लेकिन ताऊजी के डर से कोई कुछ नहीं कह पाता था, कोई सी भी बहू कुछ नहीं कह पाती थी। यशोधरा बाबू की पत्नी को शिकायत है कि संयुक्त परिवार वाले उस दौर में पति ने हमारा पक्ष कभी नहीं लिया। भाई उनकी पत्नी को ये शिकायत रहती है कि जब हम संयुक्त परिवार में रहते थे उस दौर में हमारे पति ने भाई पत्नी को शिकायत करने पर कभी भी उनका पक्ष नहीं लिया, बस जिठानियों की चलने दी। भाई हम मेरे से बड़ी थी दोनों और उन जिठानियों की ही चलने दी, मेरी तो कभी सुनी ही नहीं। उनका यह भी कहना है कि मुझे आचार व्यवहार के ऐसे बंधनों में रखा गया मानो मैं जवान औरत नहीं बुढ़िया थी। भाई मुझे जवानी में ही ऐसे आचार व्यवहारों में बांध कर रखा गया कि मैं बहुत बड़ी बुढ़िया हूँ। जितने भी नियम इनकी बुढ़िया ताई के लिए थे वे सब मुझ पर ही लागू करवाए। भाई उनकी दोनों जिठानियों ने जितने भी ताऊजी की बहुओं ने जितने भी उनकी ताई नियम लागू करती थी ना वे सब उन्होंने मुझ पर ही लागू करवाए। ऐसा कहती है घरवाली बच्चों से, बच्चे उनसे सहानुभूति व्यक्त करते हैं। भाई माँ अपने बच्चों के सामने इस तरह की बातें बताती है और वे बच्चे अपनी माँ से सहानुभूति व्यक्त करते हैं। फिर वे यशोधर जी से उन्मुख होकर कहती हैं, भाई यशोधर जी को फिर अपने पति को कहती है कि तुम्हारे ये बाबा आदम के ज़माने की बातें मेरे बच्चे नहीं मानते, तो मैं इनमें उनका कोई कसूर नहीं है। भाई तुम्हारे बाबा आदम के ज़माने की बातें मैंने तो मान ली पर मेरे बच्चे नहीं मानते, इनमें इनका कोई कसूर नहीं है। मैं भी इन बातों को उसी हद तक मानूंगी जिस हद तक सुविधा हो। भाई जितनी मेरी सुलभता से मैं उन बातों को मान पाऊंगी ना तब तक मैं मानूंगी, नहीं तो मैं भी नहीं मानूंगी। अब मेरे कहने से वह सब ढोंग ढकोसला हो नहीं सकता। साफ बात कि अब मेरे कहने से मैं कहूँ कि वो ढोंग ढकोसला है, हो नहीं सकता, ये साफ बात है। धर्म कर्म कुल परंपरा सबको ढोंग ढकोसला कहकर घर वाली आधुनिकताओं का साचरण करती है। भाई उसकी अब पत्नी क्या कहती है कि धर्म कर्म कुल परंपरा सब ढोंग ढकोसला होते हैं, यह कहकर घरवाली आधुनिकाओं साचरण यानी मॉडर्न होने का आचरण करती है। तो यशोधर बाबू शानियल बुढ़िया, चटाई का लहंगा या बूढ़ी मुंह मुहासे, लोग करे तमाशे कहकर उसके विद्रोह को मजाक में उड़ा देना चाहते हैं। भाई अब इस बात पर जब उनकी पत्नी ये सब कहती है, मॉडर्न होने का आचरण करती है, तो यशोधरा बाबू क्या करते हैं कि उनका विद्रोह मजाक में उड़ा देते हैं। और मजाक में वो क्या क्या कहते हैं कि शानियल बुढ़िया, भाई बड़ी शान से रहने वाली बुढ़िया, चटाई का लहंगा, भाई जिसने चटाई का लहंगा है, चटाई का लहंगा पहन रखा है, बूढ़ी मुंह मुहासे, लोग करे तमाशे। भाई मुंह से तो बूढ़ी हो गई है इतने मुहासे, और लोग करे तमाशे, लोगों में तमाशे करती है, कहकर उनका विद्रोह को मजाक में उड़ा दिया। भाई जिस तरह उसकी पत्नी विद्रोह कर रही थी ना उसे मजाक में उड़ा देना चाहते हैं, अनदेखा कर देना चाहते हैं। लेकिन यह स्वीकार करने को बाध्य भी हो जाते हैं कि तमाशा स्वयं उनका बनकर रह रहा है। भाई इन बातों को वो अनदेखा भी कर देना चाहते हैं पर यह स्वीकार करने के लिए मजबूर भी हैं कि तमाशा तो उनका स्वयं का बन रहा है। जिस जगह कृष्णदा का क्वार्टर था उसके सामने खड़े होकर एक गहरा निश्वास छोड़ते हुए यशोधरा जी ने अपने से पूछा कि क्या यह बेटर नहीं हो रहता कि कृष्णदा की तरह घर गृहस्थी का बवाल ही ना पाला होता। भाई उसने कृष्णदा का क्वार्टर था जिस जगह पर, भाई उस सोसाइटी में गोल चक्कर में कृष्णदा का क्वार्टर था ना जहाँ पर, वहाँ पर खड़े होकर एक गहरी लंबी सांस छोड़ते हुए यशोधरा जी ने अपने आप से पूछा कि यह अच्छा नहीं होता, बेटर नहीं होता कि कृष्णदा की तरह मैं भी घर गृहस्थी के बवाल में फंसता ही नहीं और लाइफ कम्युनिटी के लिए डेडिकेट कर दी होती।
कि अपनी लाइफ कम्युनिटी के लिए डेडिकेट कर दी होती है मैंने, भाई मैं गृहस्थी के बवाल में फंसता ही नहीं। फिर उनका ध्यान इस ओर गया, फिर उनका ध्यान फिर गया किस पर? बाल जति कृष्णदा का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा। भाई जो कृष्णदा ने विवाह नहीं किया था, उस कृष्णदा का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा। उसके तमाम साथियों ने हौज खास ग्रीन पार्क कैलाश कहीं ना कहीं जमीन ली। भाई कृष्णदा के सभी फ्रेंड्स ने, कभी किसी ने हौज खास में, ग्रीन पार्क में, कैलाश क्वार्टर में, कहीं ना कहीं ग्रेटर कैलाश में कहीं ना कहीं जमीन ले ली, मकान बनवाया। लेकिन उसने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। कृष्णदा ने इस ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया। रिटायर होने के 6 महीने बाद जब उसे क्वार्टर खाली करना पड़ा, तब हद हो गई। उसके द्वारा अपकृत इतने सारे लोगों में से एक ने भी उसे अपने यहाँ रखने की पेशकश नहीं की। भाई जब वो रिटायर हुए उसके 6 महीने बाद तो उन्हें क्वार्टर खाली करना पड़ा, पर उस टाइम हद की बात हो गई कि उन्होंने अपने समय में कितने लोगों को अपने यहाँ रखने की रखा और कितनों को खाना वो करा, पर किसी ने भी उनको अपने पास रखने की पेशकश नहीं की। स्वयं यशोधर बाबू उसके सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रख पाए। यहाँ तक कि यशोधर बाबू ने भी उनके सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रखा। उन्हें पता था इनके पास कोई घर नहीं है, जमीन नहीं है, जायदाद नहीं है, तो भी वे कहाँ जाएंगे। फिर भी उन्होंने कोई प्रस्ताव नहीं रखा, क्योंकि उस समय तक उनकी शादी हो चुकी थी। यशोधर बाबू की उस समय तक शादी हो चुकी थी। उनके 2 कमरे के क्वार्टर में 3 परिवार रहा करते थे। भाई 2 कमरे के क्वार्टर थे, 3 परिवार रहा करता, एक उनका परिवार, 2 ताऊ जी के बेटे बहू। कृष्णदा कुछ साल राजेंद्र नगर में किराए का क्वार्टर लेकर रहे और फिर अपने गांव लौट गए। कृष्णदा जो थे वो कुछ साल तो राजेंद्र नगर में क्वार्टर लेकर रहे, फिर गांव में लौट गए, जहां साल भर बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? उनके गांव में। उनकी गांव में उनकी मृत्यु हो गई। ज़्यादा पेंशन खा नहीं सका, भाई उनकी मृत्यु जल्दी ही हो गई थी और ज़्यादा पेंशन उनको मिली भी नहीं और वो खा भी नहीं सके बेचारे। विचित्र बात यह है कि उसे कोई भी बीमारी नहीं हुई थी। भाई कोई बीमारी ही नहीं हुई थी, फिर मृत्यु कैसे हो गई उनकी? बस रिटायर होने के बाद मुरझाता सूखता ही चला गया। भाई उनका कोई घर परिवार था नहीं, बोलने चालने को घर में कोई था नहीं, अकेले पड़े रहते थे, तो रिटायर होने के बाद वो सूखते चले गए। जब उसके एक बिरादर से मृत्यु का कारण पूछा, जब उसके एक रिश्तेदार से उन्होंने मृत्यु का कारण पूछा, तब उसने यशोधर बाबू को यही जवाब दिया जो हुआ होगा। भाई उन्होंने यशोधर बाबू को वही जवाब दिया जो वहाँ पर हुआ होगा, यानी पता नहीं क्या हुआ। भाई उन्होंने कहा मुझे तो पता नहीं क्या हुआ था उनको, उनकी मृत्यु कैसे हो गई। जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते, घर परिवार नहीं होता, उनके रिटायर होने के बाद जो हुआ होगा से भी मौत हो सकती है। उन्होंने अंदाजा लगाया, अनुमान लगाया कि जिनके बाल बच्चे नहीं होते, घर परिवार नहीं होता, रिटायर होने के बाद वो अकेले हो जाते हैं, भाई गुमसुम अकेले पड़े रहते हैं घर में, तो इसी कारण हो सकता है उनकी मौत हो गई हो। यह जानते हैं यशोधर जी, भाई यशोधर जी यह भी जानते हैं बच्चों का होना भी जरूरी है, यह सही है। यशोधर जी के बच्चे मनमानी कर रहे हैं और ऐसा संकेत दे रहे हैं कि उनके कारण यशोधर जी को बुढ़ापे में कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं होगा। भाई यशोधर जी कह रहे हैं बच्चे मेरे मनमानी कर रहे हैं और ऐसा संकेत देते हैं कि बुढ़ापे में वो मुझे कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं कराएंगे। लेकिन यशोधर जी अपने मर्यादा पुरुष कृष्णदा से सुनी हुई यह बात नहीं भूले हैं। भाई उनके मर्यादा पुरुष कृष्णदा जी थे, वो कृष्णदा जी के सिद्धांतों पर चलते थे। उन्होंने एक बात कही थी वो, जिन्हें वो नहीं भूले, कि गधा पच्चीसी में कोई क्या कहता है, गधा गधा पच्चीसी में कोई क्या कहता है, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाद में हर आदमी समझदार हो जाता है। 25वीं साल की उम्र में भाई आदमी गधे के बराबर होता है, उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए वो क्या कह रहा है, बच्चे क्या कह रहे हैं। पर जब आदमी समझदार हो जाता है तो यद्यपि युवा यशोधर को विश्वास नहीं होता, तथापि कृष्णदा बताते हैं कि किस तरह मैंने जवानी में 50 किस्म की खुराफात की है। भाई उसको उनको विश्वास नहीं होता कि कृष्णदा ने
अपनी जवानी में किस तरह की 50 खुराफात यानी हरकतें की है। ककड़ी चुराना, गर्दन मोड़ के मुर्गी मार देना, पीछे की खिड़की से कूदकर सैकड़ों सेकंड शो सिनेमा देख आना। भाई उन्होंने बहुत सारी खुराफातें की है भाई। वो किसी की ककड़ी चुरा लाते थे, गर्दन मोड़कर मुर्गी को मार देते थे, सिनेमा शो में घुस जाते थे और सेकंड शो में पीछे की खिड़की से कूदकर शो को देखकर आना। कौन कर्म ऐसा है, कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जो उन्होंने कृष्णदा ने नहीं कर रखा हो भाई। पर यश वाईडी पंत को तो विश्वास ही नहीं होता था कि कृष्णदा भी ऐसी बातें कर सकते हैं, इस तरह का काम कर सकते। जिम्मेदारी सिर पे पड़ेगी तब सब अपने आप ठीक हो जाएगा। कृष्णदा कहते थे कि जब जिम्मेदारी सर पे पड़ेगी ना, अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह भी कृष्णदा की विरासत में मिला हुआ एक फिक्रा है भाई। कृष्णदा ने ही विरासत में मुझे यह जुमला दिया था, जिसे यशोधर बाबू अक्सर अपने बच्चों के प्रसंग में दोहराते हैं। वही अपने बच्चों को देखकर बार बार वो दोहराते हैं कि जब जिम्मेदारी उनके सिर पे पड़ेगी तो वो अपना आप ही ठीक हो जाएंगे। उन्हें कभी कभी लगता है कि अगर मेरे पिता तब नहीं गुजर गए होते जब मैं मैट्रिक में था, तो शायद मैं भी गधा 25 के लंबे दौर से गुजरता। भाई अगर मेरे पिता नहीं गुजरे होते, मैं भी गधा 25, जो कृष्णदा कहते थे कि गधा 25 वाले लंबे दौर से गुजरता। जिम्मेदारी सर पर जल्दी पड़ गई तो जल्दी ही जिम्मेदार आदमी बन गया। भाई मैं तो जिम्मेदार जल्दी पड़ गई मेरे सर पे पिताजी के गुजरने के बाद, जल्दी ही जिम्मेदार आदमी बन गया। जब तक बाप है तब तक मौज कर ले, यह बात यशोधर जी कभी कभी तजिया कहते हैं। भाई यह बात अपने बच्चों को वो कभी कभी कहते रहते कि जब तक बाप है तो मौज कर लो, लेकिन कहते हुए उनके चेहरे पर जो मुस्कान खेल जाती है, यह बात जब वो अपने बच्चों को कहते हैं ना, उनके चेहरे पर इतनी ज़्यादा मुस्कान आ जाती है। वह बच्चों पर यह प्रकट करती है कि बाप को उनका साथ होना, गैर जिम्मेदार होना कुल मिलाकर अच्छा लगता है। उनके पिताजी को बच्चों का साथ ना होना, गैर जिम्मेदार होना उन्हें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कृष्णदा ने के सिद्धांतों में यह बात भी थी। कृष्णदा पहले ऐसे थे और जब जिम्मेदारी पड़ी तो वो बहुत अच्छे सिद्धांतवादी हो गए थे। तो हमने यह पाठ यहाँ तक पढ़ा, आगे का पाठ हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। और इतने में हमने क्या सीखा वो हम आपको बता। तो इतने चैप्टर में हमने देखा कि यशोधर पंत जी किस तरह अपने जीवन कृष्णदा के सिद्धांतों को अपनाते हैं, किस तरह उनके एक एक जुमले को अपने ख्यालों में याद करते और अपने जीवन में अपनाते हैं। और यह भी बताया कि कृष्णदा किस तरह कितने लोगों को अपने पास रखते थे, धन से और घर से, हर तरह से तन मन धन से उनकी हेल्प किया करते थे, पर उनकी रिटायरमेंट के बाद किसी ने भी उनकी हेल्प नहीं की। यहाँ पर यशोधर बाबू नई पीढ़ी के प्रपंचों को बेकार समझते हैं। आगे का चैप्टर हम अगले पार्ट 2 में पढ़ेंगे। पहले इतना ही चैप्टर को समझिए, हम इसका पार्ट 2 जल्द ही लेकर आएंगे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक तो करना बनता है। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं और आप और कुछ नहीं तो सिर्फ एक लाइक तो कर ही सकते हैं। तो चलिए, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।